कोथरुड, पुणे में संडे की एक गर्म दोपहर को एक छोटे से रेंटेड 1 BHK की खिड़की से स्ट्रीट ट्रैफिक की धीमी आवाज आ रही थी। संतोष एक छोटे से लकड़ी के स्टडी टेबल पर बैठा था और उसके राइट हैंड के पास रखी एक गर्म मग कटिंग चाय ठंडी हो रही थी। सेक्शन 10.1 में हम संतोष से मिले थे, जो 31 साल का एक सॉफ्टवेयर टेस्टर था और महीने के 45,000 रुपये कमाता था। सोलापुर के एक रूरल कंस्ट्रक्शन मैसन और डोमेस्टिक बीडी रोलर का बेटा होने के नाते वह फर्स्ट जनरेशन व्हाइट कॉलर वर्कर्स में आम दिखने वाले साइलेंट और थका देने वाले प्रेशर को उठा रहा था। वह अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा कमाने वाला इंसान था, फिर भी उसे हमेशा पैसों की तंगी महसूस होती थी और वह इस डर से सहमा रहता था कि उसकी एक गलत मूव उसकी पूरी फैमिली को वापस फाइनेंशियल क्राइसिस में ढकेल देगी। उसके टोटल फाइनेंशियल एसेट्स काफी मामूली थे। प्राइमरी सैलरी अकाउंट में पड़े 12,000 रुपये, जीरो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, एम्प्लॉयर की तरफ से मिली ग्रुप पॉलिसी के अलावा कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं, अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के लिए कोई हेल्थ कवर नहीं और कोई रिटर्न प्लान नहीं। हर महीना रिएक्टिव सर्वाइवल जैसा होता था। रेंट पे करना, घर पैसे भेजना, इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड के बिल सेटल करना और बाकी बचे हुए बैलेंस को डेली लिविंग कॉस्ट्स में खत्म होते देखना। लेकिन आज का दिन अलग था। संतोष ने कोई फाइनेंशियल ट्रैकिंग ऐप या एक्सेल स्प्रेडशीट नहीं खोली थी। इसके बजाय उसने एक नई ब्लू स्पाइरल बाउंड नोटबुक सामने रखी। जब एक फर्स्ट जनरेशन वेल्थ बिल्डर पेन से पेपर पर लिखता है तो एक गहरा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। डिजिटल स्क्रीन फाइनेंशियल फिगर्स को ठंडे गायब होने वाले पिक्सेल्स के रूप में दिखाती हैं। हाथ से लिखना आपको सोचने पर मजबूर करता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स को एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में बदल देता है। पहले पेज की टॉप लाइन पर संतोष ने एकदम क्लियर, ध्यान से लिखे ब्लॉक लेटर्स में लिखा, माई 10 year ब्लूप्रिंट फ्रॉम सर्वाइवल टू फ्रीडम। संतोष को रातों रात अपना पैसा डबल करने के लिए किसी स्पेक्यूलेटिव स्कीम की जरूरत नहीं थी। उसे एक रिलायबल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क चाहिए था, एक मल्टी ईयर आर्किटेक्चरल प्लान जो फाइनेंशियल केस को शांत, मजबूत डिग्निटी में बदल सके। सेक्शन ब्रेक। द मास्टर 10 year फ्रेमवर्क, ए फेज्ड जर्नी। इंडियन मिडिल क्लास में एब्सोल्यूट जीरो से वेल्थ बिल्ड करना कोई स्प्रिंट नहीं है, यह एक एंड्योरेंस इवेंट है जिसके लिए आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत होने के साथ साथ फोकस शिफ्ट करने की जरूरत होती है। यह 10 year पीरियड 5 अलग अलग फेजेज में डिवाइडेड है, जो डिफेंसिव सर्वाइवल से लॉन्ग टर्म एसेट एक्यूमुलेशन की तरफ सिस्टमैटिकली बढ़ता है। द 10 year रोडमैप टू डिग्निटी। फेज 1 ईयर 1 फाउंडेशन, प्योर डिफेंस और फर्स्ट स्टेप SIP। फेज 2 ईयर्स 2-3 एक्सेलरेशन, इमरजेंसी रिजर्व और PPF एंकर। फेज 3 ईयर्स 4-5 कंसोलिडेशन, एक्सपेंडिंग कोर और 60-40 बैलेंसिंग। फेज 4 ईयर्स 6-7 एक्सपेंशन, सुपर टॉपअप्स और डायरेक्ट स्टॉक पूल। फेज 5 ईयर्स 8-10 ट्रांसफॉर्मेशन, एसेट प्रोटेक्शन और चूजन कैपिटल। सेक्शन ब्रेक। फेज 1 ईयर 1 लेइंग द बेडरोक फाउंडेशन। ज्यादातर फर्स्ट जनरेशन अर्नर्स जो सबसे बड़ी गलती की करते हैं वह है सिक्योरिटी बिल्ड करने से पहले वेल्थ बिल्ड करने की कोशिश करना। वे स्पेक्यूलेटिव स्टॉक्स में कूद पड़ते हैं या इलिक्विड एसेट्स में पैसा लॉक कर देते हैं, जबकि वे सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी दूर होते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन से। ईयर 1 पूरी तरह से एक मजबूत डिफेंसिव वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए डेडिकेटेड है। स्टेप 1 इंस्टीट्यूशनल क्लीन अप और कोर सेटअप। संतोष का पहला एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन उनके आधार से सीमलेसली लिंक्ड हो और उनके प्राइमरी बैंक अकाउंट में अपडेटेड हो। इसके बाद उन्होंने एक मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ एक सेकेंडरी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोला जो एक्सक्लूसिवली उनके इमरजेंसी वॉल्ट की तरह काम करे और उनके डेली स्पेंडिंग डेबिट कार्ड से पूरी तरह अलग हो। स्टेप 2 प्योर प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस। चैप्टर 5 में आउटलाइंड प्रिंसिपल्स से डायरेक्टली कनेक्ट करते हुए संतोष ने यह समझा कि उनकी सैलरी से सिर्फ वही नहीं बल्कि सोलापुर में उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट होते हैं। अगर कल उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका बेसिक सस्टेनेंस ढह जाएगा। एक्शन। उन्होंने सभी हाई कॉस्ट एंडोमेंट प्लान्स और यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज को बायपास कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक सिंपल 50 लाख रुपीज की प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। कॉस्ट, क्योंकि वह 31 के थे और एक नॉन स्मोकर थे, प्रीमियम रफली 800 रुपीज पर मंथ था, यानी 9,600 रुपीज एनुअली। स्टेप 3 बेस हेल्थ कवरेज। सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रुप हेल्थ पॉलिसी पर डिपेंड रहना एक खतरनाक जुआ है। जॉब ले ऑफ या करियर ट्रांजिशन की वजह से पूरी फैमिली तुरंत अनइंश्योर्ड हो जाती है।
एक्शन संतोष ने अपने लिए 5 लाख रुपीस सम इंश्योर्ड वाली एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और साथ ही अपने पेरेंट्स के लिए एक सेपरेट सीनियर सिटीजन पॉलिसी भी ली। कॉस्ट दोनों को मिलाकर लगभग 2200 रुपीस पर मंथ। स्टेप 4 इमरजेंसी रिजर्व लॉन्च करना। संतोष का मैंडेटरी मंथली सर्वाइवल बेसलाइन रेंट, बेसिक ग्रोसरी, यूटिलिटीज और पेरेंट्स को भेजे जाने वाले पैसे मिलाकर 30,000 रुपीस था। पूरे 6 मंथ्स के कुशन के लिए 1.8 लाख रुपीस की जरूरत होती, जो उनकी करेंट 12,000 रुपीस की सेविंग्स को देखते हुए एक डरावना फिगर था। पूरा अमाउंट सेव करने का वेट करने के बजाय उन्होंने ईयर 1 का एक अचीवेबल माइलस्टोन सेट किया, 1 लाख रुपीस, जो लगभग 3 मंथ्स के बेसिक सर्वाइवल एक्सपेंसेस हैं। एक्शन, उन्होंने जिस सुबह सैलरी आती थी उसी सुबह अपने सेकेंडरी हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में 1,000 रुपीस का मंथली ट्रांसफर ऑटोमेट कर दिया। स्टेप 5 वेल्थ इंजन इग्निशन। ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट करने के साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने के लिए संतोष ने सेक्शन 10.2 का कोर लेसन याद किया, एग्जीक्यूशन बीट्स ऑप्टिमाइजेशन। एक्शन, उन्होंने एक लो कॉस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पर मंथ 500 रुपीस का डायरेक्ट ऑटो डेबिटेड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP स्टार्ट किया। ईयर 1 मंथली बजट आउट ऑफ फ्लो। QA टेस्टर के लिए मंथली इनकम 45,000 रुपीज। फर्स्ट डिफेंसिव एलोकेशंस, टर्म इंश्योरेंस 800 रुपीज, हेल्थ इंश्योरेंस 2,200 रुपीज, इमरजेंसी फंड 1,000 रुपीज, इंडेक्स फंड SIP 500 रुपीज। टोटल सिक्योरिटी कोर 4,500 रुपीज। सेकंड लिविंग एंड सेविंग्स, रेंट एंड लिविंग 27,500 रुपीज, पेरेंट रेमिटेंस 10,000 रुपीज, टोटल लिविंग एक्सपेंसेस 37,500 रुपीज। फाइनली डिस्क्रेशनरी बफर या डेट क्लीन अप 3,000 रुपीज। ईयर 1 के एंड तक संतोष का टोटल फाइनेंशियल फुटप्रिंट पूरी तरह से बदल चुका था। सिर्फ 4,500 रुपीस पर मंथ में उन्होंने ½ करोड़ का लाइफ कवर सिक्योर कर लिया था, इंडिपेंडेंट हेल्थ कवरेज बना लिया था, 12,000 रुपीस का इमरजेंसी बफर बना लिया था और ऑफिशियल तरीके से कैपिटल मार्केट में एंट्री कर ली थी। सेक्शन ब्रेक। फेज 2 ईयर्स 2 to 3 बिल्डिंग द मोमेंटम एक्सीलरेशन। अपने बेसिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऑपरेशनल होने के साथ संतोष ने एक्सीलरेशन फेज में एंट्री की। ईयर 2 तक वर्क प्लेस पर परफॉर्मेंस रिव्यू से उनकी मंथली सैलरी बढ़कर 52,000 रुपीस हो गई। लाइफस्टाइल क्रीप को 7,000 रुपीस का रेज लेने देने के बजाय उन्होंने इसे अपने प्लान को एक्सीलरेट करने में लगा दिया। ईयर्स 2 to 3 एक्सीलरेशन स्टेप्स। सैलरी इनक्रीज प्लस 7,000 रुपीस पर मंथ, कैपिटल ग्रोथ, इंडेक्स SIP को 3,000 रुपीस पर मंथ तक स्केल करें, 500 रुपीस पर मंथ पर PPF अकाउंट स्टार्ट करें। फोर्ट्रेस कंप्लीशन, इमरजेंसी फंड को 2.7 लाख तक कंप्लीट करें। सिबिल स्कोर बिल्डिंग के लिए सिक्योर क्रेडिट कार्ड। कोर इक्विटी SIP को स्केल करना। संतोष ने अपनी मंथली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड SIP को 500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया। हर महीने की 3rd तारीख को पैसा ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से कट जाता था। अब वे खर्च करने के बाद बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्वेस्ट करने के बाद बचा हुआ पैसा खर्च कर रहे थे। प्राइमरी इमरजेंसी फोर्ट्रेस को कंप्लीट करना। उन्होंने अपना इमरजेंसी फंड कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 5,000 रुपये पर मंथ कर दिया। ईयर 3 के मिडिल तक उनका डेडिकेटेड वॉल्ट 2.7 लाख रुपये तक पहुंच गया, जो लिक्विड फंड्स और हाई इंटरेस्ट सेविंग्स में सेफली प्रिजर्व्ड पूरे 6 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंस था। अपनी लाइफ में पहली बार जॉब जाने या सैलरी चेक में देरी होने के डर ने अपना खौफ पूरी तरह से खो दिया था। सोवेरिन डेट एंकरिंग का इंट्रोडक्शन। सेक्शन 8.6 में दी गई मल्टी एसेट स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए संतोष ने अपने बैंक में एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF अकाउंट खोला, जिसकी शुरुआत 500 रुपये पर मंथ के मिनिमम कंट्रीब्यूशन से हुई। इसने एक सोवेरिन टैक्स फ्री डेट एंकर को सिक्योर किया, जो 15 ईयर्स के लॉक इन होराइजन में शांति से ग्रो करेगा। क्रेडिट स्कोर इंजीनियरिंग। सेक्शन 10.4 के लेसन्स को अप्लाई करते हुए संतोष ने अपनी नॉन एग्जिस्टेंट क्रेडिट हिस्ट्री को सुधारा। पहले क्रेडिट रिकॉर्ड न होने की वजह से अनसिक्योर्ड कार्ड्स के लिए रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने 25,000 रुपये की एक छोटी फिक्स्ड डिपॉजिट खोली और उसके अगेंस्ट एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लिया। उन्होंने इस कार्ड का यूज स्ट्रिक्टली मंथली यूटिलिटी बिल्स के लिए किया और हर एक महीने पूरे स्टेटमेंट बैलेंस के लिए ऑटो पे सेट कर दिया। 18 मंथ्स के भीतर उनका सिबिल स्कोर 0 से बढ़कर
एक शानदार 765 तक पहुंच गया। ऑक्सिलरी इनकम को अनलॉक करना। सेक्शन 10.6 में डिस्कस किए गए साइड इनकम मॉडल्स का फायदा उठाते हुए संतोष हर वीकेंड 4 आवर्स ओवरसीज की छोटी सॉफ्टवेयर फर्म्स के लिए फ्रीलांस एपीआई टेस्टिंग करते थे। इस सेकेंडरी स्ट्रीम ने पर मंथ एक्स्ट्रा 4,000 रुपये से 6,000 रुपये जनरेट किए। ये ऐसा कैपिटल था जो उनके डेली डोमेस्टिक बट में एंटर किए बिना सीधे उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में चला गया। सेक्शन ब्रेक। फेज 3 ईयर्स 4 to 5 द पावर ऑफ कंसोलिडेशन। ईयर 4 तक संतोष की सैलरी बढ़कर 62,000 रुपीज हो चुकी थी। अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो एक स्ट्रक्चर्ड पर्सनल बैलेंस शीट ऑपरेट कर रहा था। इस फेज का फोकस एसेट डेप्थ को एक्सपेंड करने और क्लियर पोर्टफोलियो डिसिप्लिन को इंस्टीट्यूट करने पर था। ईयर्स 4 to 5 एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क। पोर्टफोलियो एसेट टारगेट 60% इक्विटी एलोकेशन, निफ्टी 50 इंडेक्स 70%, निफ्टी नेक्स्ट इंडेक्स 30%, 40% डेट एलोकेशन पीपीएफ या ईपीएफ कंट्रीब्यूशंस, इमरजेंसी लिक्विड रिजर्व्स। डाइवर्सिफाइंग इक्विटी हॉराइजन। संतोष ने अपनी टोटल मंथली इक्विटी एसआईपी बढ़ाकर 7,000 रुपीज कर दी। ये समझते हुए कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स स्टेबिलिटी देते हैं जबकि मिड कैप्स ग्रोथ ऑफर करते हैं, उसने अपना इक्विटी एलोकेशन स्प्लिट कर दिया। 5,000 रुपीज पर मंथ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 2,000 रुपीज पर मंथ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में। सेक्शन 5.5 का रेफरेंस लेते हुए एक्सपेंडिंग हेल्थ प्रोटेक्शन। अर्बन सेंटर्स में मेडिकल कॉस्ट्स बढ़ने के साथ संतोष ने अपना हेल्थ कवरेज अपग्रेड किया। उसने अपने बेस इंडिविजुअल प्लान के ऊपर 5 लाख रुपीज डिडक्टिबल के साथ 15 लाख रुपीज की सुपर टॉप अप पॉलिसी ऐड की। इससे एक छोटे से इंक्रीमेंटल प्रीमियम में टोटल 20 लाख रुपीज का हेल्थ शील्ड सिक्योर हो गया। सिस्टमैटिक डेट एक्यूमुलेशन। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी, संतोष ने अपना पीपीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 5,000 रुपीज पर मंथ कर दिया, जिससे उसके मैंडेटरी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ डिडक्शंस के साथ एक मजबूत टैक्स फ्री डेट बफर तैयार हो गया। स्ट्रक्चरिंग एसेट एलोकेशन। सेक्शन 8.3 के रिबैलेंसिंग फ्रेमवर्क से कनेक्ट करते हुए संतोष ने अपनी ओवरऑल नेटवर्थ में 60-40 इक्विटी टू डेट रेशियो का टारगेट बनाए रखा। द मेजर फाइनेंशियल माइलस्टोन। ईयर 5 के एंड के पास संतोष ने अपनी कंसोलिडेटेड नेटवर्थ ट्रैक करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड में लॉगिन किया। अपने इंडेक्स फंड्स, इमरजेंसी रिजर्व्स और पीपीएफ बैलेंसेज को मिलाकर टोटल फिगर 5,18,000 रुपीज तक पहुंच गया। वो काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। 5 लाख, ये एक ऐसा फिगर था जिसे उसके पिता, जिन्होंने एक मिस्त्री के रूप में कड़कती धूप में 40 ईयर्स काम किया था, अपनी जिंदगी में किसी भी मोड़ पर कभी एक्यूमुलेट नहीं कर पाए थे। सोलापुर का वो लड़का जो कभी एक सिंगल विनाइल सूटकेस और कैश में 12,000 रुपीज लेकर पुणे आया था, अब इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल कैपिटल में 500,000 रुपीज होल्ड करता था। सेक्शन ब्रेक। फेज 4 ईयर्स 6 to 7 स्केलिंग एंड एक्सपेंशन। ईयर 6 तक संतोष का शांत अनुशासन उनके करियर के साथ साथ उनके बैंक अकाउंट में भी कंपाउंड हो रहा था। घरेलू फाइनेंशियल चिंता से मुक्त होकर उन्होंने कैलकुलेटेड करियर रिस्क लिए थे और एक मिड टीयर प्रोडक्ट कंपनी में सीनियर क्यूए स्पेशलिस्ट रोल पर स्विच कर लिया था। उनकी सैलरी अब 82,000 रुपीज पर मंथ थी। ईयर 6 to 7 एडवांस्ड पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। मंथली सैलरी 82,000 रुपये, मंथली एसआईपी इंजन 15,000 रुपये, कोर इंडेक्स पोर्टफोलियो 90%, डायरेक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, डायरेक्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, हाई कन्विक्शन स्टॉक्स 10%, 2 to 3 केयरफुली रिसर्च्ड मोनोपोली या कंज्यूमर कंपनीज जिन्हें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के थ्रू स्क्रीन किया गया है। स्केलिंग द इन्वेस्टमेंट मशीन। संतोष ने अपने टोटल मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 15,000 रुपीज कर दिया। एक रेजिलिएंट इंडेक्स फाउंडेशन के साथ संतोष ने अपने नए इक्विटी कैपिटल का 10% इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन में एलोकेट किया। पीटर लिंच के ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क चैप्टर 7 और बेंजामिन ग्राहम के मार्जिन ऑफ सेफ्टी रूल्स सेक्शन 8.1 का सहारा लेते हुए उन्होंने 2 हाई क्वालिटी डिविडेंड पेइंग इंडियन कंज्यूमर बिजनेसेस की पहचान की, जिनके प्रोडक्ट्स के साथ वे डेली इंटरेक्ट करते थे। उन्होंने स्पेक्यूलेटिव टिप्स से बचते हुए और हर शेयर को एक रियल एंटरप्राइज में डायरेक्ट ओनरशिप मानते हुए उन्हें समय के साथ धीरे धीरे खरीदा। जनरेशनल लेगेसी ट्रांसफर। सेक्शन 10.7 में दिए गए ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए संतोष ने सोलापुर में अपनी 6 ईयर ओल्ड नीस के लिए एक माइनर बैंक अकाउंट खोला। हर महीने वे उनके अकाउंट में 500 रुपीज डिपॉजिट करते थे
और फेस्टिवल विजिट्स के दौरान उन्हें पासबुक दिखाने के लिए समय निकालते थे और समझाते थे कि समय के साथ पैसा कैसे बढ़ता है। साइलेंस की जनरेशनल साइकिल ऑफिशियली टूट चुकी थी। सेक्शन ब्रेक। फेज 5 ईयर सेट टू 10 स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ईयर 10 तक संतोष 41 ईयर्स ओल्ड थे। उनकी अर्ली 30s की घबराहट गायब हो चुकी थी, जिसकी जगह एक शांत स्थिर कॉन्फिडेंस ने ले ली थी। उनकी मंथली सैलरी 1,15,000 रुपीज तक पहुंच गई थी। ईयर 10 फाइनेंशियल फोर्ट्रेस ऑडिट। टोटल कंसोलिडेटेड नेट वर्थ अप्रोक्सीमेटली 31.5 लाख रुपीस। कोर इक्विटी पोर्टफोलियो इंडेक्स प्लस सेलेक्टिव स्टॉक्स अप्रोक्सीमेटली 21.2 लाख रुपीस। सॉवरेन डेट और पीपीएफ एक्यूमुलेशन अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख रुपीस। लिक्विड इमरजेंसी वॉल्ट 12 मंथ्स कवर अप्रोक्सीमेटली 2.8 लाख रुपीस। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क प्रोटेक्शन टर्म लाइफ कवर 1 करोड़ रुपीस। फैमिली हेल्थ शील्ड 20 लाख रुपीस टोटल कवर। सिबिल स्कोर 790 प्लस प्रिस्टीन क्रेडिट प्रोफाइल। पोर्टफोलियो बैलेंस एंड रीबैलेंसिंग। उनके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अकेले लगभग 21.2 लाख रुपीज थी, कंजर्वेटिव 12% एवरेज एनुअलाइज्ड मार्केट रिटर्न मानते हुए। उनके पीपीएफ और डेट होल्डिंग्स ने अंदर 7.5 लाख रुपीज जोड़े, 7% इंटरेस्ट रेट मानते हुए, जबकि उनका इमरजेंसी फंड 2.8 लाख रुपीज पर अछूता रहा। उनकी टोटल नेट वर्थ लगभग 31.5 लाख रुपीज के पास थी। इंटेंशनल रियल एस्टेट एक्विजिशन। अपने साथियों के उलट, जिन्होंने अपने मिड 20s में 30 ईयर के बड़े होम लोन लेने में जल्दबाजी की, अपने कैश रिजर्व खत्म कर दिए और अचानक होने वाले लेऑफ्स के प्रति खुद को वुलनरेबल बना दिया, संतोष ने रियल एस्टेट को एक मजबूत पोजीशन से अप्रोच किया। उसने पुणे में एक मॉडेस्ट वेल लोकेटेड 2 BHK अपार्टमेंट पर 40% कैश डाउन पेमेंट दिया। उसकी EMI उसकी टेक होम सैलरी के 25% से भी कम पर कैप थी। उसका रोबस्ट लिक्विड पोर्टफोलियो वैसा ही रहा और बैकग्राउंड में कंपाउंड होता रहा। सेक्शन ब्रेक। क्वांटिटेटिव ट्रेजेक्टरी द 10-year पाथ एट अ ग्लांस। नीचे दी गई टेबल इस फेज्ड अप्रोच की प्रोग्रेस को दिखाती है, जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कंजर्वेटिव 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न और डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर 7% का रिटर्न माना गया है। नोट: रियल लाइफ में रिटर्न्स कभी भी एक स्मूथ स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ते। मार्केट फ्लक्चुएशंस का मतलब है कि एक्चुअल ईयर एंड फिगर्स बदल सकते हैं, लेकिन मल्टी ईयर ट्रेजेक्टरी हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट रहती है। यह टेबल एक 10-year फाइनेंशियल प्रोग्रेशन रोडमैप आउटलाइन करती है, जो मंथली इनकम, इक्विटी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, डेट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इमरजेंसी फंड टारगेट्स, टोटल हेल्थ कवरेज, एस्टिमेटेड नेटवर्थ और की एक्शन माइलस्टोन्स को ट्रैक करती है। फर्स्ट ईयर में 45,000 रुपीज की मंथली इनकम के साथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स 500 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। साथ ही टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख रुपीज का हेल्थ कवरेज एस्टेब्लिश होता है, जिससे एस्टिमेटेड नेटवर्थ 18,000 रुपीज हो जाती है। ईयर 2 तक मंथली इनकम बढ़कर 50,000 रुपीज हो जाती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बढ़कर 2,000 रुपीज हो जाते हैं और डेट एलोकेशंस 500 रुपीज पर मंथ से शुरू होते हैं। ईयर 3 में 2.7 लाख रुपीज का इमरजेंसी फंड टारगेट अचीव हो जाता है, जिससे नेटवर्थ 1.28 लाख रुपीज पर पहुंच जाती है। ईयर्स 4 और 5 के दौरान जैसे ही मंथली इन 68,000 रुपीज तक पहुंचती है, कंबाइंड मंथली इन्वेस्टमेंट्स बढ़कर 11,000 रुपीज हो जाते हैं और हेल्थ कवर बढ़कर 10 लाख रुपीज हो जाता है, जो नेटवर्थ को 5 लाख रुपी माइलस्टोन से आगे बढ़ा देता है। ईयर्स 6 से 8 तक मंथली इनकम 95,000 रुपीज तक बढ़ जाती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स 15,000 रुपीज तक पहुंच जाते हैं और हेल्थ कवर बढ़कर 20 लाख रुपीज हो जाता है, जिससे नेटवर्थ लगभग 20 लाख रुपीज तक बिल्ड हो जाती है और साथ ही हाई कन्विक्शन स्टॉक्स और ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग इंट्रोड्यूस होते हैं। ईयर्स 9 और 10 तक मंथली इनकम 1 लाख रुपीज से ज्यादा होने के साथ मंथली इन्वेस्टमेंट्स 30,000 रुपीज तक पहुंच जाते हैं, जिससे क्यूमुलेटिव नेट वर्थ 31.5 लाख रुपीज से अधिक हो जाती है और इन्वेस्टर लोन टू वैल्यू होम परचेज के लिए पोजीशन हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। द इमोशनल लैंडमार्क्स ऑफ डिग्निटी। भले ही लेजर के फिगर्स फाइनेंशियल प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, पर एक 10-year प्लान की असली वैल्यू उन शांत इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से मापी जाती है जो रास्ते में होते हैं।
फ्रीडम के इमोशनल माइलस्टोन्स। माइलस्टोन 1 द वेट ऑफ हिस्ट्री, जेनरेशनल लिमिट्स से आगे बढ़ना। माइलस्टोन 2 द लिक्विडिटी शील्ड, बिना पैनिक किए क्राइसिस हैंडल करना। माइलस्टोन 3 बिना गिल्ट के बाउंड्रीज, कंपोजर के साथ नो कहना। लैंडमार्क 1 द वेट ऑफ हिस्ट्री। पहला इमोशनल माइलस्टोन चुपचाप एक आम ट्यूसडे इवनिंग को आता है, जब आप अपना इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड रिव्यू करते हैं और पाते हैं कि आपकी नेटवर्थ आपके पेरेंट्स की लाइफ टाइम सेविंग्स से भी ज्यादा हो चुकी है। संतोष के लिए यह एरोगेंस का मोमेंट नहीं था, बल्कि गहरी श्रद्धा का पल था। वह जानता था कि उसके पिता ने फिजिकली उससे कहीं ज्यादा हार्ड वर्क किया था। फर्क एफर्ट, इंटेलिजेंस या कैरेक्टर का नहीं था। फर्क यह था कि संतोष के पास स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल टूल्स जैसे कि कंपाउंडिंग, इक्विटी ओनरशिप और रिस्क प्रोटेक्शन का एक्सेस था, जो उसके पेरेंट्स को सिस्टमैटिकली नहीं मिले थे। वह सिर्फ पैसे नहीं बचा रहा था, वह अपने परिवार की मेहनत को एक स्ट्रक्चरल फिनिश लाइन के पार ले जा रहा था। लैंडमार्क 2 द लिक्विडिटी शील्ड। सेकंड माइलस्टोन एक अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी के दौरान आता है। ईयर 4 में संतोष की मदर को सोलापुर में अर्जेंट गॉल ब्लैडर सर्जरी की जरूरत पड़ी, जिससे 58,000 रुपीज का इमीडिएट बिल बना। एक डिकेड पहले 58,000 रुपीज का अचानक आया खर्चा एब्सोल्यूट क्राइसिस खड़ा कर देता। लालची मनी लेंडर्स को पागलों की तरह फोन कॉल्स करने पड़ते, हाई इंटरेस्ट गोल्ड लोन्स लेने पड़ते, या दूर के रिश्तेदारों से अपमानजनक मिन्नतें करनी पड़ती। इसके बजाय संतोष ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड निकाला, अपने लिक्विड इमरजेंसी फंड से इनिशियल डिपॉजिट पे किया और बाकी की क्लियरेंस इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट के जरिए स्मूथली हैंडल कर ली। उसकी एक रात की नींद भी खराब नहीं हुई। उसने अपमान में अपना सिर नहीं झुकाया। पैसा अब लगातार डर का सोर्स नहीं रहा था, और वो बन गया था जो उसे हमेशा होना चाहिए था, एक शांत रिलायबल प्रोटेक्शन का टूल। लैंडमार्क 3 बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट। थर्ड माइलस्टोन है सोशल बाउंड्रीज को मास्टर करना। चैप्टर 3 के मिडिल क्लास सोशल प्रेशर के एग्जामिनेशन से कनेक्ट करते हुए फर्स्ट जनरेशन अर्नर्स से अक्सर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क के लिए ऑटोमेटेड कैश डिस्पेंसर की तरह काम करें, और गलत ऑब्लिगेशन की वजह से दूर के कजिन्स के स्पेक्यूलेटिव बिजनेस वेंचर्स या लेविश शादियों को फंड करें। ईयर 6 में जब एक अंकल ने एक खराब तरीके से सोचे गए कमर्शियल प्लॉट परचेज के लिए 2 लाख रुपीज का इंटरेस्ट फ्री लोन मांगा, तो संतोष पैनिक नहीं हुआ और नहीं उसने गुस्से में बहाने बनाए। उसने अपने अंकल की आंखों में देखा और शांति से कहा, काका, मुझे फैमिली की परवाह है, लेकिन मेरा कैपिटल डेडिकेटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटी रिजर्व्स में अटका हुआ है। मैं उन्हें लिक्विडेट नहीं कर सकता। मैं इमीडिएट एक्सपेंसेस के लिए 10,000 रुपीज की गिफ्ट से आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन मैं इस लोन को फाइनेंस नहीं कर सकता। वह बिना किसी गिल्ट, एंगर या डिफेंसिवनेस के बोला। क्लियर फाइनेंशियल बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करके उसने अपने कोर वेल्थ आर्किटेक्चर को सोशल प्रेशर से टूटने से बचाया। सेक्शन ब्रेक। प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी द फर्स्ट जनरेशन लेगेसी। उन 2 डाइनिंग रूम टेबल्स पर विचार करें जो हमें इस बुक में मिली हैं। चैप्टर 1 और सेक्शन 9.8 में हम पापा की टेबल पर बैठे थे। उनकी स्टोरी बड़े इरादों की थी, जो तैयारी की कमी, लो यील्डिंग बैंक अकाउंट्स में छुपाए गए पैसों, फैमिली को फाइनेंशियल लिटरेसी से पूरी तरह दूर रखने, हेल्थ इंश्योरेंस की कमी और अचानक आने वाले इकोनॉमिक शॉक्स के प्रति वल्नरेबिलिटी की वजह से अधूरी रह गई। ये एक ऐसी लाइफ थी जहां बिना तैयारी के रहना बार बार क्राइसिस से टकराता था। संतोष की नोटबुक ऑपोजिट विजन को रिप्रेजेंट करती है, जहां तैयारी और अपॉर्चुनिटी एक साथ मिलते हैं। इन दोनों रियलिटीज के बीच का डिफरेंस इनिशियल इनकम, सोशल बैकग्राउंड या लक से तय नहीं होता। ये इस कॉन्शियस डिसीजन से तय होता है कि फाइनेंशियल फोकलोर पर भरोसा करना बंद किया जाए और एक स्ट्रक्चर्ड रेशनल सिस्टम बनाना शुरू किया जाए। संतोष कोई अकेली सक्सेस स्टोरी नहीं है, वह इन पेजेस में शेयर किए गए हर लेसन का इनहेरिटर है। वह सेल्वी की 200 रुपये की शुरुआत को साथ लेकर चलता है। वह फंडामेंटल ट्रुथ कि एग्जीक्यूशन तुरंत हाथ में मौजूद छोटे अमाउंट के साथ ही शुरू होना चाहिए। वह फरहान के शांत डिसिप्लिन को अपनाता है, जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रिलेशन को रिजेक्ट करता है और रियल स्ट्रेंथ बनाने के लिए सोशल पोस्चरिंग को इग्नोर करता है। वह कमला टीचर के पेशेंट कन्विक्शन को समझता है कि ट्रू वेल्थ कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए दशकों में धीरे धीरे बनती है। वह अनीता के डिफेंसिव फ्रेमवर्क को मेंटेन करता है, ये एश्योर करते हुए कि हाई रिटर्न्स के पीछे भागने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी रिजर्व्स और एसेट प्रोटेक्शन तैयार हो जाएं। वह मेघना की किचन टेबल ट्रांसपेरेंसी की प्रैक्टिस करता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइनेंस को आसान बनाता है ताकि डर का साइकिल हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
संतोष को कोई फाइनेंशियल लेगेसी इनहेरिट नहीं हुई, उसने इसे बनाने का डिसीजन लिया। उस 10 ईयर प्लान एक पर्सनल फाइनेंशियल लेजर से कहीं ज्यादा है। ये इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी वाले पास्ट और डिग्निटी, चॉइस और लास्टिंग फ्रीडम वाले फ्यूचर के बीच खींची गई एक परमानेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक। फर्स्ट जनरेशन बिल्डर की जर्नी सिर्फ एक हेल्दी बैंक बैलेंस या बैलेंस्ड पोर्टफोलियो स्टेटमेंट पर खत्म नहीं होती। ये तो बस फिजिकल मैट्रिक्स हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत गहरा होता है, जो ये बदल देता है कि एक फैमिली दुनिया में अपनी जगह को कैसे देखती है। फिर भी इस जर्नी को पूरा करने वाले लाखों लोगों के लिए एक इनविजिबल रुकावट बनी रहती है, यानी जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वहां का एक लगातार बना रहने वाला साइकोलॉजिकल असर। 11.1 हम लोग अमीर नहीं हैं। पावर्टी कैसे सिर्फ एक कंडीशन नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी बन जाती है।